हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम विविध विषयों से संबंधित जानकारी आप तक उपलब्ध कराते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल डायनेमिक्स का बेसिक। तो किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, कोई रिजिड बॉडी है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो उसमें दो तरह का मोशन होता है। एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट मोशन और दूसरा होता है हमारा रोटेशनल मोशन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट मोशन की बात करें तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो होता है बॉडी का उसका सेम मोशन होता है। और अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, अगर कोई एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर कोई वस्तु रोटेट कर रहा है तो इसमें, और अगर मतलब एक्सिस बॉडी से पास कर रहा है तो ऐसे रोटेशनल मोशन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव विथ डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। तो हमने देखा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ए रिजिड बॉडी में हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट मोशन, दूसरा हो गया रोटेशनल मोशन। डिस्प्लेसमेंट मोशन की बात करें तो इन डिस्प्लेसमेंट मोशन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम मोशन। All the particles of the body move with the same linear velocity। और अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो इन रोटेशनल मोशन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव विद द डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। अब इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम इसमें रिव्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ रोटेशनल डायनामिक्स से संबंधित कुछ भी एक वीडियो है मेरा, उसमें आप दो वीडियो है, बल्कि आप उसको देख लीजिएगा। आज हम इसमें संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं जो बेसिक है रोटेशनल डायनामिक्स का। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसमें दो तरह का मोशन होता है। एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। रिजिड बॉडी पर लगाते हैं तो, और डिस्प्लेसमेंट मोशन में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम मोशन। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि अलग अलग जो पार्ट है उसका अलग अलग मोशन होता है। अब इसको हम समझ लेने के बाद, अगर हम इसको समझ लेते हैं बढ़िया से, इसके बाद अब हम समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ए कॉपुल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। दिस कॉपुल ब्रिंग्स द बॉडी एट रेस्ट टू ए रोटेशनल मोशन और चेंजेज द रोटेशनल मोशन ब्रिंग्स एंगुलर एक्सीलरेशन इन द बॉडी। तो रोटेशनल मोशन में जो वस्तु आता है तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है और एक मोमेंट ऑफ कॉपुल ज़रूरत होता है रोटेशनल मोशन में वस्तु को मोशन में लाने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई वस्तु किसी एक्सिस के अक्षतः परितः घूमने में असमर्थ होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द वर्च्यू बाय व्हिच ए बॉडी इज अनेबल टू मूव अबाउट एन एक्सिस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट इज अनेबल टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम देख रहते हैं, एक एक्सिस लेते हैं जिससे r1 दूरी पर m1 वस्तु है, r2 दूरी पर m2 वस्तु है, r3 दूरी पर m3 वस्तु है। इसी तरह से दैट सो ऑन rn दूरी पर mn वस्तु है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा I बराबर m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, और इसको हम टोटल सम करेंगे तो 1 to n mr स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम चर्चा करते हैं रेडियस ऑफ गेरिसन का। तो I बराबर समेसन 1 to n mr स्क्वायर, m समेसन r स्क्वायर बराबर होगा mk स्क्वायर। तो m हो गया टोटल मास ऑफ द बॉडी और k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गेरिसन। तो यहाँ पर जो हमारा k हो गया, ये होगी, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गेरिसन। और ऐसा हम कह सकते हैं, हेंस द रेडियस ऑफ गेरिसन ऑफ ए बॉडी इज द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस वेयर द इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी सेंटर्ड। अब हम चर्चा कर रहे हैं टॉर्क का। तो व्हेन सम फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी प्रोड्यूसेज एक्सीलरेशन, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो एक्सीलरेशन होता है। उसी हिसाब से एक टॉर्क अगर किसी वस्तु पर लगता है तो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सीलरेशन कॉपुल इज अप्लाइड अपॉन ए बॉडी, द मोमेंट ऑफ सच ए कॉपुल इज टॉर्क। तो एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा करने के लिए हमको एक कॉपुल फोर्स चाहिए, बलयुग्म चाहिए। तो ये जो वस्तु पर अप्लाई होता है, तो ऐसा जो
मोमेंट ऑफ कपुल होता है, बलयुग्म होता है, इसी को हम टॉर्क बोलते हैं। और इसको हम लिखते हैं हैंस फॉर द होल बॉडी द टोटल मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस दैट इज टॉर्क विल बी आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी ओमेगा डी टी हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इसके बाद हम समझते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे हम देखते हैं न्यूटन का 3 गो नियम होता है, उसी हिसाब से इसमें भी आपको 3 ठो नियम होगा। तो जैसे किसी वस्तु में जड़त्व होता है, उसी तरह इसमें जड़त्व आघूर्ण होता है। जैसे उसमें इनर्शिया होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जैसे बल लगाते हैं तो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, उसी तरह से टॉर्क लगाते हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड अबाउट एन एक्सिस इन ए मूविंग बॉडी, देन ए टॉर्क इज नीडेड इन। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ ए body is obtained. From inertia the condition of a body is known whether it is at rest or in motion। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क लगाते हैं when angular acceleration is produced about an axis in a moving body, then a torque is needed। अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, जैसे लीनियर मोशन में सीधे मोमेंटम होता है P बराबर mv, यहाँ पर होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लिखेंगे आई ओमेगा से। इन लीनियर मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जैसे कैसे अगर किसी वस्तु का मोमेंटम हम निकालते हैं तो P बराबर mv लिखते हैं ना, तो P क्या हो गया मोमेंटम, m हो गया मास, अभी हो गया वेलोसिटी लीनियर मोशन में। और इसी तरह से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम जो प्राप्त होता है तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो लिखेंगे आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे उसमें हम बोलते थे ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें क्या होगा कि एज देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड अपॉन द बॉडी। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो बतलाता है कि किसी कोई जो रोटेटिंग बॉडी है किसी एक्सिस के परितः अबाउट एन एक्सिस, तो वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क उस पर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हम एक टॉर्क लेते हैं C, जो रोटेटिंग बॉडी पर एक्ट कर रहा है और dt टाइम तक कर रहा है। तो इसके चलते एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होता है तो होता है आई डी ओमेगा। तब हम लिख सकते हैं C dt बराबर आई डी ओमेगा, और जहाँ पर I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जब C dt बराबर आई डी ओमेगा होगा तो C बराबर होगा ना आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो फिर हम लिख सकते हैं C बराबर डी आई ओमेगा अपॉन डी टी। तो इस तरह से हमारा डी आई ओमेगा अपॉन डी टी बराबर 0, तो आई ओमेगा बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। इस तरह से आई ओमेगा बराबर हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जैसे वहाँ पर 3 ठो नियम होता था, इसी तरह से यहाँ पर भी लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन होगा। इसको हम कहते हैं द रेट ऑफ motion of a body about a fixed axis in its remain constant unless an external torque is impressed on it. The rate of change of rotation of a body about a fixed axis in it is proportional to the external torque applied, and the change takes place in the direction of the torque. When a torque is applied by one body on another, an equal and opposite torque is exerted by the latter on the first about the same axis ऑफ रोटेशन। तो जिस तरह से उसमें हम न्यूटन के 3 नियम को का अध्ययन किए हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर लॉ ऑफ रोटेशन मोशन में भी 3 नियम